अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी टॉक शो। बजट आ चुका है, बजट के खदोखाल भी सामने आ गए हैं। जो कुछ बजट में सामने आया उससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि ये जो बजट है ये टैक्सेशन का बजट है, ये फिस्कल डेफिसिट्स का बजट है, ये बड़े बड़े डेफिसिट्स का, खाली फिस्कल ही नहीं, बड़े बड़े डेफिसिट्स का बजट है। जितने का बजट या जितना हजम बजट का है उतने या उससे ज़्यादा हजम के तो हमारे डेफिसिट गैप्स हैं जिनको पूरा करना है। और जो अदायगियाँ बैन अवी सूद की मद में करनी है, लोकली हमने करनी है, IMF के साथ जो डील है उसको कैसे पूरा करना है, बिजली गैस इनके बिल्स होशरुबा इजाफा होने जा रहा है, और फिर भरमार है टैक्सेशन की। टैक्सेस का बजट है। सैलरीड क्लास इसलिए परेशान है कि बिजनेस क्लास से भी ज़्यादा उन पर टैक्स लगे हैं। ठीक है, बिजनेस क्लास पर टैक्स लगे हैं, लेकिन सैलरीड क्लास पर जो टैक्सेस लगे हैं वो हैरान व परेशान या सर पकड़ के बैठ गए हैं, सर चकरा के बैठ गए कि उनके घर का बजट पहले नहीं चलता, महंगाई की वजह से, बिजली गैस के बिल किरायों की वजह से। अब अगर कोई 1 लाख रुपया गलती से कमा ले तो वो घर क्या लेकर जाएगा, और अगर 8-10 हज़ार वो कटवा के या इससे भी ज़्यादा कटवा के वो घर लेकर जाएगा तो यकीनी तौर पर वो कुड़ता रहेगा, उसका अपना फैमिली और लाइफ बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बजट में अगर हमें टैक्सेशन करनी ही है तो क्यों नहीं हम ऐसी टैक्सेशन की बात करते कि जिससे लोग डरे नहीं बल्कि इनकरेज हो फाइलर बनने के लिए। नॉन फाइलर को पाकिस्तान में एक गाली बना के रख दिया है। नॉन फाइलर के लिए मुश्किलात भी हैं, जाहिर है, लेकिन क्यों हम इस सिस्टम को इतना सहल और आसान करते, इनकरेज क्यों नहीं कर पाते कि नॉन फाइलर फाइलर की तरफ माइल हो? इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? और फिर जिस तरह से पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ टैक्सेस की बात कर रहे हैं, इसी तरह से इंडस्ट्री अलग परेशान है। इम्पोर्टर्स, उनके लिए अलग मसाइल तो हैं ही हैं, जाहिर है। काफ़ी सारी इंपोर्ट की मद में लग्जरी आइटम नहीं भी होते, वो इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ रॉ मटीरियल्स भी आते हैं, वो भी अलग परेशानी के शिकार होंगे। एक्सपोर्टर जिसने पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के देना है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलनी है, इंडस्ट्री के लिए क्या है, सब्सिडीज़ के लिए भी हमने 1300 से ऊपर, 1300 अरब की बात कर रहा हूँ, उससे भी ऊपर सब्सिडीज़ की मद में रखना है। कैसे चलेगा, किस तरह से होगा, IMF के साथ किस तरह से आगे बढ़ेंगे? अगर सब्सिडीज़ देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा? टैक्सेशन किस तरह से पूरी होगी? आम आदमी के लिए क्या कुछ है, किस तरह से वो इस टैक्सेशन के डर से डरे नहीं बल्कि उसको इनकरेज किया जाए? अशफाक तौला साहब माहिर मईशत तो हैं ही, साबिक वज़ीर मुमलिकत रहे, बहुत बड़ा नाम है अशफाक तौला साहब। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। अशफाक साहब शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अशफाक साहब, इस बजट को क्या कहें, डेफिसिट्स का बजट कहें, टैक्सेशन का बजट कहें, क्या कहें सर? डेफिसिट का भी बजट है, टैक्सेशन का भी बजट है। तो असल में कुछ मेजर ऐसे हैं जो इन्फ्लेशनरी, और इस बजट में कोशिश की गई है एक्सपेंशनरी हो और इसमें PSDP भी ज्यादा रखा गया है, मगर टारगेट क्या रियलिस्टिक है और अचीवेबल है कि नहीं, ये कब करना कबल वक्त होगा, क्योंकि हम IMF की तरफ जाते हैं और उनकी कंडीशनें काफी सख्त होती है। तो मुझे नहीं पता अब हम कहाँ जाते हैं और किस नहज पे हम बैठ जाते हैं। अच्छा अशफाक साहब, हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर भी परेशान है, जिसने पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के देना है, पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू लाना है, वो भी परेशान है। कोई परेशान नहीं है। क्या परेशान? उनकी परेशानी ये है कि अब उनको रिकॉर्ड पूरा देना पड़ेगा टैक्स के साथ, ठीक है ना जी। तो वो ये कह रहे हैं हमसे रिकॉर्ड ना मांगो। देखिए, पिछले साल उन्होंने 1.7 खरब रुपए का, बल्कि 17 खरब रुपए का इन्होंने एक्सचेंज गेन कमाया और सिर्फ 17 अरब रुपया दे के छूट गए। तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, उनको भी एहसास करना चाहिए कि अपना जो टैक्स बनता है वो दें। दुनिया में कहीं पर भी ये फिक्स टैक्स नहीं होता एक्सपोर्टर्स का। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में फुल टैक्स है, जो भी होता है नॉर्मल, बांग्लादेश में फुल है, श्रीलंका में फुल है, तो आप क्यों फुल नहीं दे रहे भाई? देखिए डॉक्टर साहब, सहूलियात हम देखें, बिजली महंगी, गैस महंगी, फिर गवर्नमेंट लेवल पर जिस तरह से मैनेजमेंट या गवर्नेंस के मसाइल हैं उसमें बड़ा मसला आ जाता है, फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ डीलिंग में बड़ा मसला आ जाता है, FBR को लेके आ जाते हैं, तो ये चीज़ें भी तो हमारे यहाँ होती हैं। FBR तो उनका मसला था ही नहीं अब तक, अब शायद हो जाए। बाकी जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, उनके सामने फैसिलिटेट करना चाहिए।
मगर एक दूसरी तरफ भी आप ये देखें कि अगर आप ये कहेंगे कि मुझे फैसिलिटेशन नहीं करोगे तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये भी जाती वाली बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी $4 बिलियन हमने टर्फ के इनको दिए और ये बात हुई थी कि ये अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। आप मुझे बता दें इसके बाद कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है? सिर्फ आपका एडजस्टमेंट आया है तो प्राइस की वजह से आया है, क्वांटिटी तो आपकी बढ़ती नहीं। तो आप दूसरी तरफ भी देखें, मैं एक्सपोर्टर्स को डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, मगर आप एक्सपोर्टर को अगर आपको फील लगे, आप भी देखें इनके पास $235 होना चाहिए, तो $280 मिल रहे हैं, तो $45 यहाँ भी तो उनको ज्यादा मिल रहे हैं ना। तो आप मुझे बताइए आप कितने इंसेंटिव देने के लिए इनको तैयार है? अशफाक साहब, सैलरी क्लास बड़ी सख्त परेशान है, ठीक बात है, इनका परेशानी बनती है? बिल्कुल बनती है। ये रेग्रेसिव इनके ऊपर टैक्सेशन है। आप इन्होंने IMF से मेरा ख्याल है ये बात एक शर्त में शामिल थी IMF की, क्या पर्सनल इनकम टैक्सेशन पे बताएं, तो उन्होंने सैलरी पे भी बढ़ा दिया और बिजनेस पे भी बढ़ा दिया। बिजनेस पे बढ़ाना तो चले अभी भी फिर समझ आती है, बट सैलरी पे नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये मेरा ख्याल है तर्जीह और जायजा है। अच्छा अशफाक साहब, जब हम लेवी की बात करें, पेट्रोलियम टैक्सेस की बात करें, तो इसका मतलब ये होगा कि पेट्रोल फिर महंगा, डीजल फिर महंगा होता देखेंगे? जी, $20 हो जाएगा आपका। लेवी के आपने $20 पर लीटर रखे हैं, तो मेरा ख्याल है इसकी वजह से महंगाई भी आपकी कम से कम 4% बढ़ जाएगी। अशफाक साहब, आप चूंकि बड़ा लंबा अरसा इस सारे सिस्टम का हिस्सा और फिर हुकूमत का भी हिस्सा रहे, क्या वजह है कि हमारे यहाँ नॉन फाइलर इतना डरता क्यों है फाइलर होने से? आपकी नज़र में क्या बड़ी रीज़न है कि हम टैक्स भरने वालों की तादाद उतनी नहीं कर पाए जितनी इनकरेज करके कर सकते थे? हम डरा कर शायद कितनों को कर लेंगे टैक्स पे करने वाला? देखिए, आप टैक्स पे करने वाले तो पूरा पाकिस्तान ही कर रहे हैं, आप मोबाइल के सिम पे भी टैक्स पे कर रहे हैं। फर्क ये है कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, और रिटर्न क्यों फाइल नहीं कर रहे हैं? आपको नोटिस मिलता है, और मेरे ख्याल से इसकी एक बड़ी वजह FBR की करप्शन। अभी आपने सुना होगा कि लाहौर में स्पीड मनी के डिस्ट्रीब्यूशन पे हाथापाई है, और कहीं कोई लोग कह रहे हैं कि TT भी निकल गई थी। तो अगर ये असला निकलना शुरू हो जाएगा आपस में लड़ाई में, इसका मतलब यही है कि ये करप्शन जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक इसका बस नहीं चलेगा। और ये हम देखते हैं, मैंने तो बारहा शिकायत भी की है, नामों के साथ भी हमने तो शिकायत की है चेयरमैन FBR को, मगर जरूरत नहीं रही थी और वो अपने अफसरों को कहते हैं। अच्छा, जो एप्टिमा कह रही है डॉक्टर साहब, जालिमाना बजट से टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो जाएगा, आप अग्री करते हैं एप्टिमा से? मैं बड़े माजरत के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है मेरा। आप अग्री नहीं करते? मेरा एग्रीमेंट नहीं है। वो इसलिए सिर्फ कह रहे हैं कि जी कि उनको टैक्स के रिटर्न अब पूरे भरने पड़ेंगे, और वो नॉर्मल टैक्स में आ गए। मेरा ख्याल है हार्डली इनको .5% इनका टैक्स पड़ जाएगा, मगर रिकॉर्ड देने पड़ेंगे। देखें, आप एक सैलरी वाले से तो एक पैसे का हिसाब, आप दुकानदारों से भी अब कह रहे हैं आप हिसाब देंगे, तो पूरी कंपनियां दे रही हैं, हर कोई दे रहा है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर अगर दे देगा, कहीं वो दुनिया में अगर इनके पास कोई ऐसी मिसाल हो कि जहाँ इस किस्म का रजीम हो, तो आप ले आए। मेरा ख्याल है फिर मैं इनकी तरफ से वकालत करूँगा। डॉक्टर अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कस हुई। एक हमें अहम मामला ये आता है हमेशा जब भी हम टैक्स की बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी अपने मसाइल हैं, अपने इशूज़ हैं, वो अपने तरीके से इस बजट को देखते हैं। एप्टेमा ने भी कहा, दीगर बिजनेसमैन भी कह रहा है, अगर एक्सपोर्ट की मद में टैक्स लग रहा है और एक्सपोर्टर वो टैक्स भर सकता है और दुनिया भर में इस तरह हो रहा है, तो फिर हमारे यहाँ क्यों ऐसा मसला है? क्या रीज़न है? क्या उन्हें बिजली गैस की सही सहूलत नहीं मिल पा रही? उनके लिए FBR के दरवाजे उस तरह नहीं खुले, उन्हें 10 विंडोज़ पे जाना पड़ता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू है, या फिर एक्सपोर्ट के अंदर अपने मसाइल हैं और वहाँ से पैसे आने, और जो एक्सपोर्ट करते हैं जब उसके पैसे आते हैं उसको लेकर क्या इशूज़ हैं? किस तरह से देख रहा है बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी? इस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक जी। अशफाक तौला साहब से काफ़ी सारी चीज़ों पर बात हुई, काफ़ी सारी चीज़ें रह भी गई। मैं समझ रहा था कि हमें बड़ी डिटेल डिस्कशन में जाना होगा, और ज़रा बिजनेस कम्युनिटी अब साथ है, और वो लोग जो खुद बिज़नेस का हिस्सा हैं, जो तमाम तर चेंबर्स किस तरह से इस बिज़नेस को देखते हैं, एप्टेमा क्या करती है, इस टैक्स को लेकर कैसे देखती है, अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे को कैसे देखती है, भरमार है टैक्सेशन की, इसको कैसे देखती है, सैलरीड क्लास पर लगे टैक्स को तो मुस्तरद कर दिया वज़ीर ख़जाना साहब ने। उन्होंने कहा जी नहीं ये तो लगेगा, मतलब सैलरीड क्लास को तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना इस मुल्क में, कि इस मुल्क में उनका भी कोई वाली वारिस हो, कोई नहीं पूछ रहा उनको। कारोबारी शख्सियात क्या कहते हैं
टैक्स को कैसे देखते हैं, एक्सपोर्ट के लिए क्या मुश्किलात हैं, रिटेलर्स के बारे में जो बात हुई क्यों नहीं टैक्स भरते, क्या इशू है, इस पर भी बात करके देख लेते हैं। फिर डॉलर, दीगर मामला, फिर इंटरेस्ट रेट को लेके, काइबोर प्लस को लेकर क्या मामलात हैं, किस तरह से क्यों बिज़नेस कम्युनिटी ने कर्ज लेना कम कर दिया है। पिछले 2 सालों में बड़ी तेज़ी से इसमें गिरावट आई है कर्ज लेने के मामले में, और बिज़नेस कम्युनिटी कर्ज नहीं ले रही। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री का पहिया स्लो हो गया है या तकरीबन एंड पर जा रहा है। और जो सैलरी क्लास है उसका बिल्कुल ठीक उसके सवालात हैं। कहते जी हम टैक्स आपको दे रहे हैं, आपने ये 7 टैक्स तो ले रहे हैं, 20-15%, 25% और इससे ऊपर का टैक्स, इसके साथ एक अलग फिगर भी दे दी है कि इतने हज़ार रुपये भी आपने हमें देने हैं, यानी 15% जो देगा 30,000 भी देगा साथ। तो क्यों देगा, वो क्या चीज़ है। काशिफ अनवर साहब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने वक्त निकाला, थैंक यू। साथ ही साथ मलिक बोस्तान साहब पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, माहिर मैशत भी हैं, चीज़ों को बड़े आम तरीके से देखते भी हैं। बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब आपका भी। काशिफ साहब, पहली बात ये कि रिटेलर्स या कारोबारी तबका क्यों परेशान है टैक्स की भरमार देखकर, क्या वजह है, टैक्स देना नहीं चाहते या टैक्सेशन ही बहुत ज़्यादा है, क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, तो मैं उनकी इस बात को बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। हर पाकिस्तानी टैक्स देता है। अब इशू ये है कि लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल नहीं करते। अब ये एक सवाल है कि लोग क्यों अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल नहीं करते। लोग इसलिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल नहीं करते क्योंकि जब वो उन लोगों का हाल देखते हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम टैक्स नेट से बाहर ही रहे तो अच्छा है। मैं आपसे अगर सवाल करूं या आपको ये बताऊं कि ऑडिट किसका होता है, बैंक अटैचमेंट किसकी होती है, स्टेटमेंट्स किसको देनी पड़ती हैं, पेनल्टीज किसे देनी पड़ती हैं, तमाम वकील किसे रखना पड़ता है, डिपार्टमेंट से राब्ता किसे करना पड़ता है, उस शख्स को करना पड़ता है जो टैक्स नेट के अंदर है। अब कवानीन सारे उसके लिए बनते हैं जो टैक्स नेट के अंदर है, उसके लिए कानून नहीं बनता जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। अब हम हुकूमत से ये कहते हैं कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें, उसको इज्जत दें, उसको इतने फवाइद दें कि जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है वो उन फवाइद को देखकर टैक्स नेट के अंदर आए। लेकिन बात यह है कि उसके बरअक्स आपका टैक्स बेस तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप टैक्स पेयर को इख्तियारात नहीं देंगे। इस वक्त तमाम इख्तियारात टैक्स कलेक्टर्स के पास हैं। अब अगर एक असेसिंग ऑफिसर एक असेसमेंट कर देता है, सही है या गलत है उसको छोड़ दें। एक तो बात यह कि जब वो असेसमेंट कर देता है तो आपने कमिश्नर अपील के पास जाना है, ट्रिब्यूनल के पास जाना है, हाई कोर्ट के पास जाना है। मजे की बात है वहां से जाके रिवर्ट बैक हो जाएगा, जिसको रिमांड बैक कहते हैं, कि वो वापस आ जाएगा कि भाई आप देखेंगे फैसला ठीक नहीं हुआ। तो अब मेरा सवाल यहाँ पर ये होता है कि आप उस असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ उससे क्या पूछते हैं कि भाई 2, 2.5, 3 साल लग गए, ये फैसला वापस आ गया, ये फैसला ठीक नहीं हुआ था, क्या उससे भी कोई पूछगछ होती है? बैंक अटैच हो गया, पैसे निकल गए, सब कुछ हो गया। लोग इस वजह से टैक्स नेट के अंदर नहीं आते। हमें जब तक हम अपने टैक्स के निजाम को ठीक नहीं करेंगे, और एक और बात, जब तक आपके मुल्क के अंदर कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं होंगी, लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आएंगे। अभी तो किसी को ये देखें, फॉर एग्जांपल अभी आप सैलरीड क्लास की बात कर रहे थे, लोग क्यों देंगे ज्यादा सैलरीज अपनी बुक्स के अंदर? देखें, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे एसएमईज, ऐसे लोग जो आउट ऑफ बुक्स पैसे दे सकते हैं, उनका मुलाजिम तो यही कहेगा ना कि सर आपकी मेहरबानी, आप आधी तनख्वाह किताबों में दें, आधी तनख्वाह हमें हाथ से दे दें। तो जब हम खुद ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे डॉक्यूमेंटेशन हर्ट होगी, तो वो पॉलिसीज नहीं कामयाब होंगी। अब जो शख्स पिछले साल जितना टैक्स दे रहा था, ठीक है, इस वक्त सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन स्लैब्स में चेंज आ गया है, और रेस्ट एश्योर कि हर सैलरीड क्लास पर्सन टेक होम उसका कम हो गया है। तो वो देखें, अब ये बातें तो इस वक्त में, जिस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, जिस वक्त बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा है, देखें हम वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ये कहती है कि इन्फ्लेशन कम हो गई। मैं उसके जवाब में ये कहता हूं कि वी सल्यूट यू, लेकिन इन्फ्लेशन तब तक कम नहीं हो सकती जब तक आप रुपए को मुस्तहकम नहीं करेंगे, जब तक बिजली के बिल को कम नहीं करेंगे, जब तक गैस के रेट को कम नहीं करेंगे, जब तक इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे, तब तक आपकी इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। तो देखें, हम टैक्स, और अभी जो पिछले दिनों कवानीन आए हैं, जो नई एक अमेंडमेंट हुई है, देखें
आप बजट आने से 2 महीने पहले हमने इनकम टैक्स का कानून चेंज कर दिया कि भाई आपका जो अगर आपका कोई इशू है डिपार्टमेंट के साथ, तो इंसाफ लेने के लिए आपका तरीकाकार अब बदल गया। तो हम हुकूमत से ये कह रहे हैं कि देखें, आपका पहला साल है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको 5 साल दे। आप 5 साल की स्ट्रेटजी दे दें कि भाई हमारे 5 साल ये होंगे, टैक्सेस बढ़ाना कोई हल नहीं है, बेस को बढ़ाना पड़ेगा, और बेस तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप आसानियां नहीं करेंगे, अपनी कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं रखेंगे, और जब तक आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को इज्जत नहीं देंगे। जी ठीक है, मलिक बोस्तान साहब कैसे देख रहे हैं जी बजट को? और कारोबारी तबका यहाँ जो माहिर मईशत हैं वो ये कह रहे हैं कि कारोबार करने वालों को आधी से ज़्यादा कमाई टैक्स की मद में देना होगी, फिर दूसरा सैलरीड क्लास वो अलग परेशान है। देखो, इन महदूद वसाइल में और माशी दबाव में इससे बजट जो गवर्नमेंट ने पेश किया है, ये भी समझो उनका कारनामे ही कह सकते हैं। इतने कर्जों का अंबार है, दोस्तों पे का दामन दरकार है, तभी हमारा बजट बनता है, वरना तो बन ही नहीं सकता। अब इस मुल्क में 9,700 सिर्फ सूद में आपने अदा करने हो, उसको क्या तवक्को करते हैं? तो हमारा तो बजट इतना बढ़ गया और खसारा इतना बढ़ गया कि सूद, पहले तो चलो कर्जों के लिए लोन लेना पड़ता, अब तो सूद के लिए लोन लेना पड़ता है। तो अभी कुर्बानी का महीने है, अल्लाह ताला मुल्क पे अपना करम करे, हज का महीना है, और हाजी लोग पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे, और हमारे मुल्क के लोग जो है वो हज पे गए और पाकिस्तान की सलामती की, माशी सलामती के लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ ये सबसे पहले तो ये पूरी कुर्बानी के महीने तमाम हमारे जो हुकूमत के जो जाते हैं वक्त बाहर, तो वो उनको यही कहते हैं कि आपके तो मुल्क में ना तो सियासी इस्तेकाम है, ना अमन अमान है, ना माशी इस्तेकाम है, तो अब हम किस तरह हम आपका इन्वेस्टमेंट करें? मैं अपने सियासी जितने भी रहनुमा हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, अपनी अना को कुर्बान करें, मुल्क की खातर मिल बैठे, मैशत की चार्टर इकानमी करें, और पाकिस्तान को इस हिरासत से निकालें। पाकिस्तान ने, अल्लाह ने बड़े वसाइल दिए हैं। देखो ना, ज़राअत हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, 95 लाख टन तो आपका हुआ है, खाली चावल 40 लाख आपके टन हुई है, गंदम, इसी तरह मकई, हर चीज की। हाँ, लेकिन मलिक बोस्तान साहब गंदम भी बम्पर क्रॉप के बावजूद रुलती फिर रही थी, लेने वाला रुल रही है, और इसके मिसमैनेजमेंट है, और इनकी नायली है, बिला वजह इम्पोर्ट जो की आप कहते हैं हमारे गोदामों में जगह ही नहीं रखने की। लेकिन किसान को तो 1000 अरब का नुकसान हो गया इन चीज़ों की कमी की वजह से। वो तो अपने बिजली, अपने खाद, अपने बीज सब उधार पे बेचारा करता है। तो ये सारी चीज़ें करने की हैं, हमारे पास वसाइल की। आप देखें ना, तो इस वक्त ज़राअत ने 19 साल में पहली दफ़ा जो हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई, और हमारी GDP ज़राअत के 6% बढ़ा, जो कि रिकॉर्ड कायम किया। इस तरह हमारी रेमिटेंस पिछले महीने जो 3.2 बिलियन डॉलर आई है, ये भी एक रिकॉर्ड कायम किया। हमारे रिजर्व जो है 9 अरब डॉलर से 14 अरब डॉलर पे आ गए, और हमारा GDP जो कि IMF वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2% है, हमारा 2.40 हुआ है, और ये भी अचीव किया हमने। तो बहुत सी चीजें बेहतर हुई है। रुपया 350 से कम हो गया, अल्लाह का शुक्र, अब 280 से भी कम है। और जो IMF वर्ल्ड बैंक सारे ये पेशन गोइयाँ कर रहे थे, डॉलर का रेट जो है आने वाले वक्त में 310 320 हो जाएगा, आज 278 पे खड़ा है। तो ये पेशन गोइयाँ इनकी गलत भी साबित होती हैं, हर दफा सही साबित नहीं होती। अभी हमें तो सबसे पहले जो हुकूमत ने जो ये फरमा रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो बच्चा भी देते हैं, पानी की बोतल से लेके जहाज तक आपको टैक्स दिया जा रहा है, वो तो आप छोड़ते नहीं, जो भी आप चीज खरीदते हैं टैक्स आपको देना। लेकिन खौफ इतना ज्यादा है लोगों में, वो फाइलर नहीं बनना चाहते। अब देखो ना, 45% का ये कह रहे हैं कि हम इस पे प्रॉपर्टी में से लेंगे, नॉन फाइलर से, तो उसके बावजूद भी मैं नहीं समझते कि लोग टैक्स में आएंगे। अब ये अलग बात है जो इन्होंने कहा कि हम ट्रेवलिंग पे ऐसी चीजों पे पाबंदी लगाएंगे ताकि मजबूर हो के वो आ जाए। तो इसका बेहतरीन हल तो ये जितने भी शनाख्ती कार्ड हैं, शनाख्ती कार्ड को MTM नंबर लगा दें, जो भी वो चीज़ खरीदेंगे आपका डेटा आता रहेगा, और उसकी इनकम और उसको कर दें, तब जाके सही होगा। जैसे कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे हमारे पास सबका डेटा है, कितने वो ट्रेवलिंग करते हैं, कौन से स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके खर्चे जो है माना जो है वो करोड़ों में, और टैक्स अगर पे का नहीं देते तो उनको हम वार्न कर लें, तो उनको बिल्कुल उनका फर्ज बनता है, उनको वार्न करें, उनसे बोलकर टैक्स ले लेगा, जो टैक्स दे रहा है उसको तो ना निचोड़े। इस तरह सैलरी पर्सन है उसका भी यही हाल है। मलिक साहब मसला पता क्या है, आप ठीक कह रहे हैं कि आप टैक्सेशन के लिए जो भी तरीका है कार अपनाएं,
मसला ये है हम इनकरेज नहीं कर पा रहे नए टैक्स पेयर्स लाने के लिए, हम उन्हें डरा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। इनकरेज करें ना, उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको पता हो भाई मैं टैक्स दूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और मुझे पता है मैं टैक्स दूंगा मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। देखो बाहर जो दुनिया में क्या होता है, अगर कोई टैक्स देता है और वो रिटायर हो जाता है तो उसको बकायदा वो फिल्ट्रेट करते हैं, और वो चाहे तो अपना टैक्स वापस क्लेम भी कर सकता है। उसको अगर कोई लॉस हो गया, फर्ज के एक बंदे ने पूरी जिंदगी में कोई 10 करोड़ का टैक्स दिया और उसका लॉस हो जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, तो गवर्नमेंट उसको बगैर इंटरेस्ट फ्री वापस पैसा देती है, भाई अपना कारोबार को सेटल कर लो। तो वो बड़े, उसकी हेल्थ उनकी फ्री है, एजुकेशन फ्री है। जब ओल्ड एंड बेनिफिट जो उनके ओल्ड होम बने हुए हैं, लोग जो पता है हम रिटायर हो जाएंगे, हमें बच्चों की अगर हमारे में नहीं भी रहते तो हम अपने वहाँ चले जाएंगे, तो हॉस्टल बने हुए हैं, क्लब बने हुए हैं, उनको एक नर्स हुआ है, तो इतनी सहूलतें भी तो उनको देते हैं ना। तो वो इसलिए बड़े खुशी से अपना जो है वो करते हैं। इसलिए हमें भी इन चीज़ों पे आना होगा और अपने लोगों को जो है टैक्स पेयर की रिस्पेक्ट करनी होगी। और ये उनको रातों रात का बिजनेस और छापे मार के और उनको डरा धमका के और आखिर में पता चलता है उनका तो कसूर ही नहीं था। तो इसमें इनके ऊपर पलटनी होनी चाहिए, उसको जिसको भी महकमा होता है कि उनके ऊपर शू करें और इस तरह के कानून बनना चाहिए। गलत होगा तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी और उस सबसे खिलाफ एक्शन करेगी जिसने गलत रिपोर्ट बनाई है, ताकि उनको भी हम गलत केस बना रहे हैं तो कल हमें उसकी सजा भी मिलेगी। तो ये हमें एहतसाब का अमल जो है उसको सही करना होगा, और लेकिन लोगों को, कारोबारी लोगों को इन्वायरमेंट देना होगा, अमन देना होगा। मोबाइल तक तो आपको महफूज नहीं है, मोबाइल की खातिर आपकी जान ले लेते हैं। तो खाक लोग यहाँ बिजनेस करेंगे, वो तो यहाँ इसलिए भाग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर जरा मलिक साहब, काशिफ साहब साथ ही हैं, ये जो आप वाली बात है ना, ये मैं उनसे भी, काशिफ साहब अशफाक तौलत साहब ने ये बात कही थी, मलिक बोस्तान साहब तो डिफरेंट बात करें, लेकिन अशफाक तौलत साहब ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी गैर ज़रूरी तौर पर भी थोड़ा डर रही है। टैक्सेशन है, टैक्सेशन तो होगी और देनी पड़ेगी। ये एक्सपोर्टर क्यों इतना परेशान है? वो कह रहे हैं एक्सपोर्टर को भी परेशान नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा मैं एप्टिमा के साथ भी अग्री नहीं करता कि जालिमाना बजट से टेक्सटाइल सेक्टर तबाह होगा। आप भी मानते हैं ये बात? देखें, बात ये है कि हमें इस वक्त डॉलर्स की ज़रूरत है और हमारे शॉर्टफॉल है डॉलर्स की। हमारी जो लोकल इन्वेस्टर है वो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। वो इस मुल्क से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहा है। हर दूसरा बच्चा इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। अब अगर हम एक्सपोर्टर्स को भी इस नेट से निकाल देंगे, अगर उनकी नॉर्मल टैक्सेशन कर देंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या? होगा ये कि उनके ऊपर जो फिक्स टैक्स दे रहे थे पहले, जिसपे फाइनल टैक्स रिजीम जिसे कहते हैं, 1% दे के बाहर आ जाते थे, उनका कोई ऑडिट नहीं होता था, कोई इंक्वायरी नहीं होती थी, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई उनको नोटिस नहीं। अब बात यह है कि जब उनके अकाउंट्स बनेंगे तो वो भी ऐसे ही ट्रीट होंगे जिस तरह से नॉर्मल एक बिजनेसमैन ट्रीट होता है। अब अगर हम उनके साथ प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे तो और पहला सवाल तो यह है कि जो ऑर्डर्स इस वक्त बुक हुए हैं, क्या उसके लिए वही कॉस्ट रहेगी? दूसरा, जब एक एक्सपोर्टर ने डॉलर्स मुल्क में कमा के लाने हैं और उसे दूसरे मुल्क में इससे बेहतर वहां पर माहौल मिल रहा है, वहां पर फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स ने दूसरे मुल्क के अंदर शिफ्ट करके ये देख लिया है, वाज़ेह हो चुका है कि इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है और दूसरे ममालिक में सहूलियात हैं, तो आप क्या नहीं समझते कि वो यहाँ से अपने जो प्लांट्स हैं उसको बाहर ले जाएंगे? अच्छा, मैं अगर इस बात से, काशिफ साहब आपकी जो बात है उससे ये समझूं कि हम एक्सपोर्टर को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं इसमें कोई दो राय, और मैं आपको एक बात साथ इसको सपोर्ट इस तरह से करता हूं कि हम आईटी सेक्टर से बहुत खुश हैं। हमारा आईटी सेक्टर बहुत काम कर रहा है, फ्रीलांसर्स पैसे ला रहे हैं, डॉलर्स ला रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के तवस्सुत से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि जितने बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो 90% जो उनको इनकम्स मिलती हैं वो बाहर के ममालिक में रखते हैं। वो इस मुल्क के अंदर डॉलर्स नहीं लाते, वो सिर्फ वो डॉलर्स इस मुल्क के अंदर लाते हैं जितने उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जितनी उन्होंने तनख्वाहें देनी होती हैं। अब अगर उनके डॉलर्स इस मुल्क के अंदर आ जाएं तो पहला सवाल तो उनसे ये होता है कि आप डॉलर लाए क्यों? दूसरा, फिर जब वो अगर उन्होंने कोई अपनी पेमेंट्स करनी है तो स्टेट बैंक की मुख्तलिफ कवानीन की वजह से वो पेमेंट नहीं कर सकते। तीसरा, बहुत सी मैं ऐसी पेमेंट्स को जानता हूँ, बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी फॉरेन रेमिटेंसेज आई और क्लियरेंस ना होने की वजह से वो पेमेंट्स बाहर चली गई।
ये तो मैं उस सेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं लगना, जिसमें कोई खास बिजली नहीं लगनी, जिसमें कोई इनपुट नहीं लगना, कोई मशीनरी नहीं लगनी, कोई लेबर आपने ऐसी खास नहीं रखनी। तो देखें जहां पर आप का सारा दारोमदार है। और फिर अभी जो पिछले दिनों एक SRO 350 आया है, वो 350 ये कहता है कि जब तक सब्सिक्वेंट आपका सेल्स टैक्स का जो सप्लायर है वो अपनी रिटर्न को सबमिट नहीं करेगा, आप अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न को सबमिट नहीं कर सकते। तो देखें मैं डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि लेकिन आप टैक्स ना डॉक्यूमेंटेशन लगाएं। को आसान करना होगा ना जी, दिस इज द पॉइंट कि डॉक्यूमेंटेशन को आसान करना होगा। अच्छा चलें, अब अगर वो एक्सपोर्टर्स जो अगर इस पूरा जो साल अगर काशिफ साहब पूरा साल मैं डॉक्यूमेंट्स के एदाद शुमार और गोरख धंधे में फंस जाऊंगा तो मैं तो डरूंगा ना फिर। तो फिर आप तो डरेंगे। आप देखिए आप क्यों इस तरफ आएंगे। और एक और बात, दिस इज नॉट द टाइम फॉर दिस। आप जरूर करें, आप जरूर नॉर्मल टैक्सेशन में लाएं, बट दिस इज नॉट द टाइम। आप देखें, आपने पिछले 75 साल आपने एक सहूलत दिए रखी, आपने नशे पे लगाए रखा। आज आप ये कहते हैं आज से सिगरेट बंद, तो देखें दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर देखें पैसे चाहिए, पैसे अगर आपको चाहिए तो जो आप 1% लेते हैं आप उसको बढ़ा दें और आप अगले 5 साल का फ्रेमवर्क दे देंगे। जी आप अपना मामलात को ठीक करें, हमारी ये फला फला फैसिलिटीज रहेंगी। अगर आप नॉर्मल टैक्सेशन में भी आएंगे तो आपके ऑडिट्स नहीं होंगे, आपको रेट्स नहीं होंगी, अटैचमेंट्स नहीं होंगी, लेकिन हम आपके सिस्टम्स को देखिए। इट इज वेरी गुड। आप हुकूमत मांग सकती है अकाउंट, और हुकूमत मांगना चाहिए है, लेकिन आपको उसके बरक्स ऑन द अदर साइड आपको ये सहूलत देनी होगी कि भाई जिस तरह नॉर्मल को नोटिस आते हैं आपको नोटिस नहीं आएंगे, लेकिन हम आपसे अकाउंट्स लेंगे, हम 5 साल में इसको नॉर्मल टैक्सेशन की तरफ ले जाएंगे। तो देखें, लेट अदर्स रेडी फॉर इट। तो मैं देखें, मेरी राय जाती राय है और मैं समझता हूं कि इससे फर्क पड़ेगा। और मैं जो ये बार बार ये कह रहा हूं कि दिस इज नॉट द टाइम बिकॉज वी नीड द डॉलर्स। अगर ये डॉलर्स भी हमारे मुल्क के अंदर नहीं आएंगे और मेजर पोर्शन हमारी एक्सपोर्ट्स का डॉलर्स पे है, तो फिर देखें हमारे कैश फ्लोज को, हमारे रिजर्व्स को फर्क पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ऐसे जो भी फैसले, अभी जो फैसले तो नहीं हुए, ऐसे जो भी प्रपोजल्स दिए गए हैं, हमारी तो वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट है, काबीना से रिक्वेस्ट है कि इसको देखें। ये मसाइल पैदा होंगे। देखिए पहले बिजली बढ़ रही है, गैस बढ़ रही है। अच्छा, मैं काशिफ साहब इस पर तो आपसे बात करता हूँ। गैस, बिजली और फिर सब्सिडीज़, 1300 अरब से ज़ायद की सब्सिडीज़ अभी भी रखी हुई हैं हमने। 1363 अरब की गालिबन सब्सिडीज़ हैं, तो उस पर भी बात करता हूँ मैं। एहसन मेहनती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप भी हैं, साथ ही साथ माहिर मईशत भी हैं। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन भाई ये बताएं सर, सिक्योरिटीज़ के कैपिटल गेन पर आप क्या कहेंगे सर? इसका भी कोई नया टैक्स का निज़ाम मुतारिफ करवा रहे हैं क्या? स्टॉक मार्केट कैसे देख रही है? आज तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है स्टॉक मार्केट। जी बिल्कुल। और अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड है वो 85 बेसिस पॉइंट से जो है वो कम भी हैं। 3 मंथ के अंदर 115 बेसिस पॉइंट से भी कम हुआ है 12 मंथ के टेनोर में। तो बॉन्ड यील्ड्स कम होती हैं कैपिटल मार्केट, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है जाहिर है बॉन्ड यील्ड्स पर, तो कैपिटल मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। रुपी भी जो है वो स्ट्रांग हुआ है। आपने देखा कि जो कैपिटल गेन की जो या डिविडेंड के जो टैक्सेस थे वो एक्सपेक्टेड थे कि वो कोई नॉर्मल टैक्स रिजीम में आते, लेकिन गवर्नमेंट की काफी ज्यादा मुस्बत रिएक्शन रहा और जो फेडरल बजट है स्पेशली कैपिटल मार्केट के लिए कोई स्टेटस को रहा, जिसकी बाद मार्केट के अंदर जो है काफी बाइंग एक्टिविटी देखी गई। तो आई थिंक ये अच्छा फैसला है कि टैक्सेशन कैपिटल मार्केट के लिए स्टेटस को। और बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर अजीब टैक्सेस जो है वो आयद किए गए हैं, बट कैपिटल मार्केट को छूट दी गई है, कैपिटल मार्केट को जो है वो सपोर्ट किया गया है। आई थिंक कैपिटल मार्केट ने उसका रद्द-ए-अमल दिया है और मार्केट जो है उस वक्त से तकरीबन जो है 6% जो है वो बढ़ चुकी है। एक मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। तीनों हज़रात से इस पर लाजमी बात करेंगे कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ लाने को इनकरेज करें, कैसे करें? अगर इतने भरमार हो टैक्सेस की तो देखने वाला तो वैसे ही परेशान हो जाएगा कि इतने भारी भरकम टैक्स अदा करने होंगे, और इंसेंटिव्स की जहाँ बात आएगी वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी? तो हम कैसे
बाहर से इन्वेस्टमेंट, जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI कहते हैं, उसको कैसे इनकरेज करेंगे, क्या हम दे रहे हैं लोगों को, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस वक्त क्या है। फिर ये टैक्स को अगर देखें, बजट को अगर देखें तो खसारे का बजट है, ये खसारे पूरे करते करते लंबा टाइम होगा। 12,000 अरब से भी जायद के तो आपने टैक्स इकट्ठे करने हैं, 12,900 गालिबन 970 अरब, 12,970 अरब के टैक्स इकट्ठे करने हैं। तो फिर क्या कोई और बजट भी आता देख रहे हैं या नहीं, इस पर भी बात करते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा काशिफ साहब, अब मुझे आपसे ये जानना होगा कि हम बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहें या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह लें, हम इसको इनकरेज कैसे कर पाएंगे? लोग देखेंगे नहीं कि भरमार है टैक्सेस की, और 12,970 अरब तो इकट्ठा करना है FBR ने, तो इकट्ठा तो ज़ाहिर है हड्डियों से ही होगा आवाम की। देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखें, हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन बात यह है कि जो आपके लोग इस वक्त मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव इंप्रेशन दे रहे हैं? पहला सवाल तो ये होगा कि हम अगर किसी को ये कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, तो वो ये सवाल आगे से नहीं करेगा कि आपके लोग मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बड़ी वाजे करना चाहूँ कि जो हमारे पास एम्बेसडर्स आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, उन्हें हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात का हमसे ज्यादा पता होता है कि इस वक्त मुल्क के क्या पोजीशन चल रही हैं, क्योंकि वो बहुत कीनली हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब बात ये है कि मेरा यही सवाल है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे ये मेरा सवाल इस वक्त यहाँ पर एक ये है कि जो दुबई में हमारी $11 बिलियन की प्रॉपर्टी निकली है, जो कि $20 बिलियन की है, वो पैसा आपके मुल्क से बाहर क्यों चला गया? हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे लोगों की प्रॉपर्टियां मुल्क के अंदर क्यों नहीं है, मुल्क के बाहर क्यों नहीं है? देखें, पैसा वहां जाएगा जहां पर उसको आसानी होगी, जहां पर सहूलत होगी। और मैं एक और स्टेटमेंट यहां पर देता हूं कि हम देखें, हम ये कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जैसे मैंने आपको IT की मिसाल दी, हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स आए, हमारे मुल्क के अंदर पैसे आए, ब्लैक इकोनॉमी हो जाती है, FATF आ जाता है, सारे आ जाते हैं। भाई जो दूसरे ममालिक, आप कनाडा की बात कर लें, आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, क्या वो हमारे पाकिस्तानियों को नहीं कहते कि हमारे मुल्क के अंदर $3 से 4 लाख इन्वेस्ट करें? और सर आप बहुत दूर चले गए काशिफ अहमद साहब, इधर साथ आपके बांग्लादेश है, बांग्लादेश इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है, वो तो बिजली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और पता नहीं क्या क्या। मैं बात एक और साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो देखें, वो तो इन्वेस्टर चला गया वहां पर, वो तो अपनी इंडस्ट्री ले गया, वो तो अपना सारा कैपिटल वाइट ले गया। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो यूरोप में और जो आपके कनाडा में जो ग्रे मनी का पैसा गया, उनके मुल्क में गया, क्या उधर FATF नहीं आता? उधर वो पैसा ग्रे नहीं होता, वो तो कहते हैं डॉलर्स आने दें। हमारे मुल्क के अंदर डॉलर आता है तो जनाब FATF भी आ जाता है, ग्रे इकोनॉमी भी हो जाती है। तो हमारे तो देखें, हमें अपने पूरे सिस्टम्स को देखना होगा। और देखें, और जो पैसा बाहर है, आप वो $20 बिलियन ही अंदर ले आए। और हमने क्या किया उस $20 बिलियन के खिलाफ? क्या पूछा है उनसे कि भाई पाकिस्तान का $20 बिलियन बाहर क्यों चला गया? क्या हम ब्लीडिंग ऑफ डॉलर्स आज भी रोक रहे हैं? हम आज भी नहीं रोक रहे। तो देखें, बात यह है कि ब्लीडिंग ऑफ डॉलर्स को रोकना, और मैं तो जी पिछले 2 साल से मैं तो जो कहते हैं ना बबांगे दोहल में बात कर रहा हूं कि हमारी जैसी इकोनॉमीज के जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है, उसको मौका दें कि वो इकोनॉमी के अंदर आए। जितना डॉलर इस वक्त अनरजिस्टर्ड है, अनडॉक्यूमेंटेड है, सरकार को ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए कि सरकार उस पैसे को अंदर लेकर आए, अपने बैंकों में लेकर आए। आप ये स्कीम दे दें कि हम आपका 3 साल ये डॉलर्स वापस नहीं करेंगे, लेकिन आपको नॉर्मल रेट पे आपको मिलता रहेगा, प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो सर, हम जब तक आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं खेलेंगे, हम जितने टैक्सेस लगाएंगे, हम जितने मुश्किलात पैदा करेंगे, उतना एनवायरनमेंट डिफिकल्ट होता है। देखिए, जिन्होंने यहाँ काम करना है उन्होंने इसी के मुताबिक करना है। फिर अल्टीमेटली सर, इन्हीं में से सॉल्यूशंस भी निकल आते हैं, हालात भी निकल आते हैं। जो एडजस्ट नहीं करते उनके कारोबार भी बंद हो जाते हैं, वो डिफॉल्ट भी कर जाते हैं। तो हमें, अगर हम इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं, टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो जनाब हमें आसानियां देनी होंगी, टैक्सों को कम करना होगा। अच्छा काशिफ साहब और एहसन साहब, चले एहसन साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अच्छा चलें काशिफ साहब, आप बात कर लेंगे बिजनेस कम्युनिटी की, और भी जो बाकी दोस्त हैं एप्टमा वाले हैं वो भी बात कर लेंगे अपनी इंडस्ट्री की, बाकी भी।
सैलरीड क्लास को पूछेगा ही नहीं, उसका तो एतराज़ ही मुस्तरद हो गया है सिरे से। आप लोग तो फिर चलें, थोड़ा सा शोर शराबा करेंगे, एहतजाज करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये सैलरीड क्लास के लिए कौन करेगा सर? सर मैं सैलरीड पे कोई कमेंट करूं? मैं एहसन साहब का ही कमेंट देता हूं। आपने एहसन साहब की बात सुनी है कि एहसन साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया है क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा उसके खिलाफ या कोई बहुत बड़ी टैक्सेशन नहीं लगी, तो वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। हाँ जी, तो सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स का ही मामला था, वो हो गया 15%। जी देखे पर मैं उनकी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि स्टॉक्स पे सीजीटी लगाए, क्योंकि वो कंसर्न्ड आदमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसलिए बेहतर परफॉर्म कर रही है क्योंकि कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने नहीं छेड़ा टैक्सेस के मामले में। तो सर देखिए, हमें इस वक्त आप जरूर टैक्स देखिए, मैं फिर बार बार ये बात करता हूं कि वी आर नॉट अगेंस्ट टैक्सेशन, वी आर नॉट अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन आप उस सेक्टर को बीच में लेकर आए। अगर हम सैलरीड क्लास की तो सर इनकम ही फिक्स्ड होती है, अगर हम उसको और स्क्वीज कर देंगे, पहले तो ये कहा जाता था कि बिजनेस कम्युनिटी स्क्वीज होती है, अब तो सैलरीड क्लास भी स्क्वीज हो गई है, और अब सैलरीड क्लास के भी टैक्सेस जो है वो बढ़ गए हैं और ज्यादा उन्हें देने पड़ेंगे। तो सर देखें, हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इन तमाम जो बजट में प्रपोजल्स दी गई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना होगा, टैक्स को बढ़ा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक और बात भी तो है सर। देखें, जहां पर हम सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर हम एक्सपेंडिचर्स की बात क्यों नहीं कर रहे? वहां पर आईएमएफ ने आपको ये नहीं कहा है कि आप अपने टैक्सेस को बढ़ाएं, आईएमएफ ने ये कहा है कि मैनेज करें। तो मैनेज करने के दो तरीके होते हैं, आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कम कर सकते हैं। आप इनकम को भी बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर्स को भी कम वेरी करें। वेल सेड। मैं चाहूंगा आप ये इस पॉइंट पे ये वेरी वेल सेड काशिफ साहब। एहसन साहब, एक्सपेंडिचर्स को कम करना और जो शाहाना मरात हमने हमारे यहाँ अफसरशाही को दे रखी हैं वो, और जो कौमी असम्बली के जितने लोग सेनेट में मौजूद, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, ये भी बड़ी तादाद में है, हमने सबको बहुत मराद दे रखी हैं, तो फिर क्यों नहीं आम आदमी के बराबर अगर सारे ही परेशान हैं तो फिर वो भी थोड़ा परेशान होकर देख लें। एहसन साहब, अनफॉर्चुनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, और आई थिंक ही इज प्रोमिनेंट बैंकर, और फिर जाहिर है वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसी, जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि कोई एक फ्रेश जो है वो लहर हमें नजर आती है फिर बजट के अंदर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ या फिर एजुकेशन एज कम्पेयर टू द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर भी जो है वो इजाफा हम देख रहे हैं कि वो होता जा रहा है और ऑस्टेरिटी की तरफ फोकस नहीं हो रहा। तो आई थिंक कि काफी जो है वो अफसोस है इस बात पर कि ये बजट ऐसे आ रहे हैं और फिर उसके बाद ये बजट जो है पॉलिटिकल फेज की तरफ जाते हैं। और जाहिर एग्रीकल्चर सेक्टर फ्री ऑफ टैक्स है, इस वक्त हम देखते हैं कि रिटेल सेक्टर भी जो है वो फ्री ऑफ टैक्स है मोर लेस। तो ये जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं ये काफी स्लो जा रहा है, लेकिन जो इसमें सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि 13% टैक्स टू जीडीपी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर ये 13% से 18 भी हो जाता है एक दिन, तो अगर हम डायरेक्शन इसका यही देखते हैं कि ये मरातों में चले जाता है अशराफिया की, तो आई थिंक वी हैव टू रियली सी कि ये किस तरह से इसका डायरेक्शन बनता है। तो आई थिंक कि इसका जो मेजर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस नजर आनी चाहिए थी वो आईएमएफ की तरफ से आनी चाहिए थी कि जो हमें फॉर एग्जांपल हमारी लग्जरी पर जो टैक्स करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल इस वक्त हम देख रहे हैं कि ई व्हीकल्स हैं उन पर टैक्स आयद हो चुका है, और फिर बहुत सारी हाइब्रिड व्हीकल्स पर हो चुका है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर टैक्स आयद हुआ है, सैलरी टैक्सेशन बढ़ गया है। तो वहां पर हम ये क्यों नहीं देखते कि जो ऑस्टेरिटी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अच्छा एहसन साहब, ये जो आपने बात की फ्यूल फ्रेंडली व्हीकल्स की, इन पर टैक्स को बढ़ाना, तो इसका मतलब है इसको भी डिस्करेज करेंगे हम, इस सेक्टर को भी? देखें, ऑब्वियसली ये चीज हमें नजर आ रही थी कि ये जो एलीट तबका है उसका इस्तेमाल था इसके अंदर, और जाहिर है इसी वजह से लग्जरी टैक्स जो है वो आयद होता है। तो हमें ये चीज नजर आती है कि आईएमएफ बड़ा एक्टिव है सैलरी टैक्सेशन की तरफ या फिर फॉर एग्जांपल लग्जरी टैक्सेशन की तरफ, बट जाहिर उसकी नजर जो है इस एरिया पर नहीं है कि हम सिर्फ 17 बिलियन रुपया या 37 बिलियन रुपया जो है फॉर एग्जांपल सिर्फ एजुकेशन के अंदर डालते हैं एज कम्पेयर टू 1.4 ट्रिलियन जो है हम डेवलपमेंट पे डालते हैं, और फिर गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसकी तरफ ऑस्टेरिटी की तरफ नजर नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लेंडर है वो इनकरेज कर रहा है कि हम $3 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट इनकर करें, यानी कि प्रोजेक्ट करें, टारगेट करें। जब हमारी इंपोर्ट फॉर एग्जांपल $65 बिलियन है तो उसको हम $3 बिलियन से क्यों नहीं कम कर लेते?
ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही नहीं हो। हमें डॉलर जाहिर है किसी से बोरो करने, $1 बिलियन का जो है हमने बॉन्ड इशू करना है, यूरो बॉन्ड, तो हमें वो जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा लेंडर हमें जो है फॉर एग्जांपल इजाजत ही नहीं दे $3 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट, अनफॉर्चुनेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट किया है $3 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट को, और फिर साथ में जो है गवर्नमेंट के जो अपने जो खर्चे हैं उन सब की जो मराते हैं उसको इजाफे में भी। सर अभी आप देख लेना एहसन साहब, अगर हम कर्ज की जो अदायगी हैं वो उस पर सूद की अदायगी अलग है, इन पर ही 9,787 अरब रुपए खर्च रहे हैं, फिर NFC की मद में सूबों को 7,587 अरब रुपया देंगे। तो बिल्कुल अब ये देखें तो हमारे जो जो इक़्तिदार के अंदर या बजट फॉर्मिंग के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनकी नज़र में है ये सारी चीज़ें, और उनकी नज़र के नीचे 37 बिलियन का बजट जो है एजुकेशन को दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेवलप नेशन। तो और फिर हम डेवलपमेंट की जो एरिया है वहाँ पे करप्शन भी है, और आई थिंक उसके बावजूद हमारा फोकस वहाँ पर है, और IMF भी जानता है ये सारी चीज़ों को। ये देखते हुए हम जो है वो उसको इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है वो हम ट्रबल के अंदर डालते जैसे जा रहे हैं। जितने भी एजुकेशनिस्ट लोगों को हम बिठा लेते हैं उस सीट पे आके, वो एक ही उन्होंने डाला हुआ होता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना है, और फॉर एग्जांपल हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं देनी और फिर एजुकेशन पे एलोकेशन नहीं करनी है। एट द सेम टाइम जो है हम देखते हैं कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को भी इनकर करेंगे, उसको टारगेट करते हैं कि $3 बिलियन का डेफिसिट होगा, और वो फिर हम लोन भी लेने जाते हैं, यानी कि बॉन्ड इश्यू करते हैं, यूरो बॉन्ड। अभी इस वक्त कौन हमें यूरो बॉन्ड जो है उसके रिटर्न देगा? और असल में ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त कही एहसन साहब। दूसरा ये है कि जो आम आदमी है ना, जो सैलरीड क्लास है, मैं अभी यही बात काशिफ साहब से कर रहा था कि आप स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉक मार्केट में बैठे सारे जॉइंट्स बात कर सकते हैं, बिजनेस कम्युनिटी अपने अपने सेक्टर्स को लेके, टेक्सटाइल हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, FPCCI हो, सारे बात कर लेंगे। सैलरीड क्लास की कोई बात करेगा ही नहीं, क्योंकि उनका कोई वली वारिस नहीं है। यहाँ पर मसला ये हुआ कि एक तो सैलरीड क्लास पे टैक्स है, फिर पेट्रोलियम लेवी की मद में भी हमने 1,080 अरब रुपया वो भी आवाम से ही निकालना है, फिर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज की वसूली 78 अरब रुपया रखी गई, वो भी आवाम से निकालनी है। बिलों पर जो 75 किस्म के टैक्स हैं जिनका नाम भी नहीं आता होगा, मुझे तो नहीं आता, वो भी आवाम से निकाल। तो आवाम इससे परेशान है काशिफ साहब कि अलग से टैक्स तो मैं दे ही रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से भी टैक्स दे रहा हूँ। सर इसमें बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि हमने जो इस वक्त $150 बिलियन लिया है, वो क्या आपने लिया है, वो मैंने लिया है, वो जरा पता तो चले ना कि वो किसने लिया है और वो कहाँ लगा है। पुअर गवर्नेंस का बोझ हम उठा रहे हैं सर, हम उठा रहे हैं ना। तो सर जब हमें ये बात सुनने को मिलती है कि हमने 9,700 अरब रुपया देना है जो लोन्स ले रखे हैं, तो वो क्या लोन 25 करोड़ अवाम ने लिया है? अगर 25 करोड़ अवाम ने लिया है तो फिर तो 25 करोड़ अवाम को देना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि हम IPP से जो बिजली हम नहीं भी ले रहे और जो हमने एग्रीमेंट किया हुआ है हम उसके भी पैसे दे रहे हैं। वो एग्रीमेंट आपने किया है, देखें आपने बड़ी ज्यादती किया कि आपने वो एग्रीमेंट किया है कि आपने वो एग्रीमेंट भी कर लिया है और आप दे भी नहीं, वो बिजली भी नहीं दे रहे, आप फिर भी उसको जो उनकी कंजम्पशन प्रोडक्शन है उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप माजी में ऐसे फैसले करेंगे, और दूसरा अभी आरिफ साहब ये बात कर रहे थे यहाँ पर कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। देखें, दिस इज द सोल्यूशन, लेकिन हमने कौन सी इंपोर्ट्स को कम करना है? हमने रॉ मटेरियल्स को कम करना है, हमने मशीनरी को कम करना है। अगर आप मशीनरी मंगवाएंगे तो आप एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाएंगे? आप ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे जो इंटरनेशनल मार्केट में आप compete कर सकें? यस, हम कम क्या कर सकते हैं? हम कम 18 से 20 बिलियन डॉलर का वो फ्यूल कर सकते हैं जिसको हम ऑल्टरनेट एनर्जी से अपने मुल्क में बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको पानी दिया है, अल्लाह ताला ने आपको सूरज दिया है। आप पाकिस्तान वाटर स्केर्स होने के लिए जा रहे हैं, हमने कोई काम किया है वाटर रिजर्वॉयर्स के लिए? हमने क्लाइमेट चेंज के लिए, उस फैक्ट्री के लिए हमने क्या सोचा है? हमने जो कार्बन पे आप पे जो लगने वाली हैं सैंक्शंस, हमने उसके मुतालिक क्या सोचा है? हमने डैम्स क्यों नहीं बनाए? चले नहीं बनाए, आप शुरू कर लें। तो अगर आप हाइडल की इंक्रीज कर ले, मिक्स कर ले, तो सर देखें, हमें इंपोर्ट्स को कम करना है, उन इंपोर्ट्स को कम करना है जो फ्यूल की हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ। IPP से हम रीनेगोशिएट क्यों नहीं करते? हमें IPP से रीनेगोशिएट करना चाहिए। आप जो ये बात करते हैं सर, देखिए सब्सिडीज की बात कर रहे हैं ना कि हम सब्सिडीज, हमने एग्जेम्पशंस खत्म कर दी आवाम के ऊपर, नो प्रॉब्लम।
बिल्कुल ठीक है, हम इस वक्त इस मुश्किल वक्त में 25 करोड़ अवाम हुकूमत के साथ है। फिर बात ये है 25 करोड़ अवाम ये कहती है अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज खत्म होनी चाहिए, जी अक्रॉस द बोर्ड एग्जम्पशंस खत्म होनी चाहिए। फिर 25 करोड़ अवाम किसी को फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, आप खत्म कर दें। आप बिल्कुल क्यों लेस्को को फ्री यूनिट्स देते हैं, आप क्यों गैस को फ्री यूनिट्स देते हैं? यार हम वी आर विद द स्टेट, हम इस वक्त स्टेट के साथ हैं। फिर एक और फैसला भी होना चाहिए कि ऐसा शख्स जिसका ये पता चले कि वो मुल्क से पैसा ले गया, फिर उसका इलाज क्या करना है? भाई जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर है, जो शख्स आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगा रहा है, अगर वो सारा कुछ इधर मुल्क के लिए कर रहा है, और जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा, अनडिक्लेयर्ड पैसा मुल्क से बाहर लेके जा रहा है, आप हुकूमत को फिर अब ये चाहिए था ना बजट में उनका भी फैसला करते, जिनकी $20 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में निकली है, बिल्कुल ठीक, उनका भी फैसला होना चाहिए था। अच्छा उसे अब आते हैं देखें जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा एहसन साहब, अब हम ज़रा इन्वेस्टमेंट्स के सेक्टर पर आते हैं। लोकल इन्वेस्टर को ले, फ़ॉरेन की तो बात की मैंने काशिफ साहब से, आप भी इस पे चाहें तो लाजमी करें। हम स्टॉक मार्केट को छोड़कर दीगर सेक्टर्स की बात कर लें। हमारे पास सेक्टर्स में काम करने को बचा क्या है? हम अपने IT सेक्टर उस पर कदगन लगा रहे हैं, सोलर हम उस पर कदगन लगा रहे हैं, हर चीज़ को तो हमने परेशान किया। कोई इंसेंटिवाइज करना सब्सिडी से बेहतर नहीं था कि हम इंसेंटिवाइज कर लेते मुख्तलिफ चीज़ों को? देखें, यू आर राइट कि हमने IT सेक्टर को तो किया ही है। हम देखें वहाँ पे IT प्रोफेशनल की जो 0.25% जो है उसके टैक्स रेट 2026 तक हमने करके रखा हुआ है, इनकम टैक्स का जो रेट है। आई थिंक कि वहाँ पर हमने एक्सपोर्ट को भी जो है उसको कुछ टैक्स फ्री रखा हुआ है। और आई थिंक कि जो हमारा जो सेक्टर को हमने प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यानी कि अभी इस वक्त एक्सपोर्ट्स में भी जो नॉर्मल टैक्स लगती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिटिकल जो है उसके अंदर सपोर्ट है कि ये इसको वापस लिया जाए। तो आई थिंक कि हमने सपोर्ट तो करने की कोशिश की है। फिर अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास ग्रोथ है। हम अगर कैपिटल मार्केट देखें तो वो आउट परफॉर्म कर रही है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट हैं। बात यह है कि हमने प्रायोरिटीज की तरफ हमने फोकस करना है। प्रायोरिटीज की जो बात है उसमें यही है कि हमने एजुकेशन की तरफ जो है वो फोकस करना है, हेल्थ की तरफ, वेलफेयर की तरफ करना है। और ये जो हम जो पैसा ज़ाया करते हैं डेवलपमेंट की तरफ, यानी कि करप्शन की मद हो जाता है या पॉलिटिकमेंटेरिज्म के लिए हम पैसे रखते हैं, आई थिंक इसको हमें थोड़ा सा ऑस्टेरिटी की तरफ जाना चाहिए, खर्चों को कम करना चाहिए ताकि प्रायोरिटी जो है एजुकेशन की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ हो। तो इतनी सिचुएशन बुरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने कैपिटल मार्केट को देखा आउट परफॉर्म करते हुए, हमने जो है वो हमारी प्रायोरिटी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए, करंट अकाउंट सरप्लस की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा इंपोर्ट का बिल $65 बिलियन है और अगर इसको हम $30 बिलियन से कम कर देते हैं तो हम सारे अपने बिल्स भी पे कर सकते हैं जो हमारे इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यूरो बॉन्ड इशू कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम IMF के साथ मिल करके जो है इस बजट को जो है डेफिसिट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आई थिंक कि जो हमारा लेंडर है, हम इससे एक्सपेक्टेशन ले रहे थे कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को नहीं लेकर आए। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट हम टारगेट कर रहे हैं $3 बिलियन पे। ये कौन देगा $3 बिलियन हमें? तो इसके लिए हमें और लोन लेने, हमें ना सिर्फ ये कि हमारी इंपोर्ट को कट डाउन करना चाहिए, बट हमारी एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना चाहिए। जिस तरह से हमने बांग्लादेश में देखा कि 50% एक्सपोर्ट इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और फिर बाकी जो है उसके ऊपर जो है वो टैक्सेशन जो है मराद के साथ है। तो हमें एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करना चाहिए, रेमिटेंसेस को इनवाइट करना चाहिए। तो आई थिंक कि वो जब प्रायोरिटीज हमारी हो जाएंगी तो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम स्मार्टेस्ट लोगों को जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन पे बिठाते हैं, तो वो बैठकर भी जो है वो हमारी ऑस्टेरिटी को फोकस नहीं करते, और फिर जाहिर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और प्रमोशन अपनी भी कोशिश करते हैं और लॉन्ग टर्म अपनी पोजीशन को संभालते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि या तो वो अपनी सीट को छोड़ दें, और वरना जो काम करें वो मुल्क की बका के लिए और पेट्रियटिज्म के साथ। बहुत सही बात, बहुत सही बात है एहसन साहब। अच्छा काशिफ साहब, बिल्कुल एंड पे एक कमेंट आपसे इस पर, क्या बिजनेस कम्युनिटी इस टैक्स को लेकर अमल करने जा रही है, या इस टैक्स को लेकर बिजनेस कम्युनिटी एहतजाज पर उतरेगी? क्या होगा, या खामोशी से एक्सेप्ट कर लेंगे सारी चीज़? क्या होगा? सर देखें, मैं इस बात का कायल हूँ कि एहतजाज कोई तरीका नहीं होता, ना ही सड़कों पे आना कोई रद्द अमल होता है। हमारे कंसर्न्स हमने वज़ीर आज़म साहब को पहुँचाए भी हैं, पहुँचाएंगे भी। वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के जो ऐसे आपने जो कुछ ऐलान हुए हैं उनको प्लीज़ रिकंसिडर करें, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। हमने, हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है,
लेकिन फिर अगर आप ये चाहेंगे कि भाई इन हालात में अच्छा परफॉर्म किया जाए, तो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं होगा। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हमें बरात देनी होगी, आसानियां पैदा करनी होंगी। अदरवाइज जनाब हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे पास तो दूसरी किसी देखें 23 करोड़ अवाम के पास दूसरी नेशनैलिटी भी कोई नहीं है, ना कोई दूसरे उनके पास सोर्सेज हैं। इस मुल्क में ही रहने हैं, इस मुल्क की सलामती से हमारी सलामती है। वी रिक्वेस्ट कि जो ऐसे फैसले किए गए काजी साहब से एक इस पे एक कमेंट और कर दें, ये जो फाइलर नॉन फाइलर, ये इतनी बड़ी तफरीक, नॉन फाइलर को तो एक किस्म की गाली बना दिया गया इस मुल्क में। सर मैं देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जो हम ये रिटेल नॉन फाइलर हम कहते हैं, जो अभी भी हमारे रिटेलर्स हैं, हम उन रजिस्टर्ड रिटेलर्स को जो इनकम टैक्स में रजिस्टर हैं, उनको सेल्स टैक्स के कानून में नॉन फाइलर नॉन रजिस्टर्ड कंसीडर करते हैं। अच्छा, तो देखें पहली बात तो जी, जो आपके इनकम टैक्स में रिटेलर्स रजिस्टर्ड हैं उनको सेल्स टैक्स के कानून में अनरजिस्टर्ड कंसीडर किया जाता है। अब सेल्स देखें, आप जब भी ये बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, आप हमेशा क्या सुनते हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डालें, अपने आप को इनकम टैक्स की में रजिस्टर कराएं। अब ऐसा रिटेलर जिस पे कानून लागू नहीं होता कि उसने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना है, तो वो अपने आप को सेल्स टैक्स में क्यों रजिस्टर कराएगा जब उस पे कानून ही नहीं लगता। यहाँ पर ये काशिफ साहब मैं चाहूंगा इस पे, अभी चूंकि वक्त की बिल्कुल कमी रही, बहुत डिटेल डिस्कशन थी, मैं आपको फिर जहमत दूंगा इस पर, इंशाल्लाह हम इस पे अगले वीक में या उससे अगले वीक प्रोग्राम लाजमी रखेंगे। ये आपने जो बात कही है ना इस पॉइंट को लेकर के, ये बड़ा मसला है। एक तरफ वो फाइलर है तो दूसरे टैक्स की मद में वो फाइलर नहीं है, ये उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी है। जबकि तो ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, खुद ही डाल दें, आप खुद उसके सारे पैसों को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करें और उसको एक वन विंडो ऑपरेशन दे दें। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप, बहुत शुक्रिया आप हजरात का। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।